हेलो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम करने वाले हैं बीए पार्ट 2 के सेकंड पेपर का लिटरेरी हिस्ट्री वाला हिस्सा। तो लिटरेरी हिस्ट्री में हमारे पास दो ही टॉपिक हैं, विक्टोरियन नॉवल और विक्टोरियन प्रोज। तो विक्टोरियन नॉवल और प्रोज पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें विक्टोरियन एज के बारे में पता होना चाहिए। तो विक्टोरियन एज मानी जाती है सन 1837 से, जब विक्टोरिया रानी बनी, उसके बाद 1901 तक लगभग। तो इस काल में जो भी काम हुए वो विक्टोरियन एज से रिलेट किए जाते हैं। विक्टोरियन एज की खास बात थी कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। इस एज में क्या हुआ कि साइंस की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई, विज्ञान में बहुत ज़्यादा तरक्की की इंसान ने, और विज्ञान ने बहुत सारे धार्मिक अंधविश्वासों को और पाखंडों को एक्सपोज कर दिया था। तो लोगों की मान्यताएं थोड़ी थोड़ी रिलीजन से टूटने लगी थी, विश्वास थोड़ा थोड़ा हिलने लगा था। तो इस बेस पे काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई जिनके अंदर इस बातों का जिक्र होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको पता ही है, चार्ल्स डार्विन था, जिसने उस सदियों पुरानी मान्यता को हिला दिया था, झटका दे दिया था, जिसमें कहा जाता था कि हम सब एडम और ईव की संतानें हैं। सबसे पहले एडम और ईव आए धरती पे, फिर हम सभी उनकी संतानें बने। बाइबल में इस तरह का जिक्र आता है ये। तो डार्विन ने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, जीवों का क्रमिक विकास हुआ है, एवोल्यूशन थ्योरी उसने दी, 2 बुक्स लिखी। तो उससे बहुत एक भूचाल आ गया था। ये विक्टोरियन एज की बहुत ही एक स्ट्राइकिंग फीचर है। और दूसरी फीचर ये है कि लोगों में धन दौलत बहुत ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि इंग्लैंड ने इस समय बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था, भारत भी उसमें शामिल था, और वहाँ से खूब शोषण कर रहे थे और खूब धन संपदा इनके पास आ रही थी। धन आने के कारण इनका जो लिटरेरी टेस्ट है वो भी चेंज हुआ, लोग पढ़ने लिखने लगे और उनके नए नए शौक़ बनने लगे। तो लिटरेचर पर भी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। ओके, थोड़ा इसमें देख लेते हैं जो हमने नोट्स बनाए हैं। Victorian age was an era of great political, social, economic and religious activities। तो एक्टिविटीज़ बहुत थी इसमें, हर फील्ड में एक्टिविटीज़ थी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस। इन दिस एज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाज इंक्रीजिंग। गैप बढ़ रहा था, रिच और रिच हो गए, पुअर और पुअर हो गए। दिस एज विटनेस्ड द प्रोग्रेस ऑफ साइंस विच शूक द बिलीफ इन गॉड। ये बात हमने कर ली है, साइंस में बहुत प्रोग्रेस हुई। इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उसने साइंस को बहुत बढ़ावा दिया, बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया साइंटिस्ट को। तो उन्होंने तरह तरह की खोजें करना शुरू की, कंपटीशन बहुत बढ़ गया था साइंस की फील्ड में, हर व्यक्ति अपनी नई खोज करना चाहता था। रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस की भी स्थापना हुई थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई साइंस में। तो साइंस के फील्ड से तरक्की होने से रिलीजन जो था उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। दिस ऑल क्रिएटेड ए सेंस ऑफ डाउट एंड डिस्पेयर इन द माइंड्स ऑफ द कॉमन पीपल। अब जब लोगों की धार्मिक मान्यताएं टूटने लगी, उन पर प्रहार हुआ, तो उनके दिमाग में डाउट और डिस्पेयर क्रिएट हुआ। कई लोग निराश भी हुए और कुछ लोगों में डाउट की भावना भी आई, हर चीज़ को डाउट की नज़र से देखने लगे वो। अब आते हैं विक्टोरियन प्रोज पे। तो विक्टोरियन प्रोज में क्या क्या खास बातें थी। प्रोज यानी एसेज वगैरह जो लिखे जाते थे, गद्य में जो कुछ भी लिखा जाता था, तो उसकी खास बात ये थी कि एक तो इसमें मोरल पर्पस था। विक्टोरियन लोग अपनी मोरालिटी के लिए बहुत फेमस हैं, जैसे नैतिकता की और रूल्स की बातें जो थी विक्टोरियन एज में खूब बढ़ा चढ़ा करके कही जाती थी। आज भी जो लोग बहुत ज़्यादा संस्कारी बनते हैं इंग्लैंड में, पुराने नियमों के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि तो विक्टोरियन जैसा है, विक्टोरियन टाइप का पर्सन है। तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें मोरल पर्पस काफ़ी था, मोरालिटी की भावना काफ़ी ज़्यादा थी। द प्रोज राइटर्स ट्राई टू इम्पार्ट ए मैसेज थ्रू देयर राइटिंग्स। और उनका ये कोशिश रहती थी कि जो कुछ भी लिखा जाए लिटरेचर में, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना लिखा जाए, उसमें एक मैसेज भी हो, डाइडैक्टिसिज्म हो। डाइडैक्टिसिज्म का मतलब शिक्षा भी देनी चाहिए वो चीज़। तो हर प्रोज राइटर जो भी था, उसने जो भी लिखा विक्टोरियन एज में, उसके पीछे उसकी मंशा थी कि ये मेरा जो वर्क है मैसेज भी दे लोगों को। फॉर देम लिटरेचर वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म। ये वही बात आ गई कि उनके लिए लिटरेचर जो था सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, उनके लिए लिटरेचर साधन था सामाजिक सुधार का, समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का साधन था। द राइटर्स वर अगेंस्ट द मटीरियलिस्टिक टेंडेंसीज ऑफ द एज। और वो जो राइटर थे, प्रोज राइटर खास करके इस एज के, क्योंकि इस समय धन दौलत बढ़ रही थी, तो मटीरियलिज्म बढ़ रहा था लोगों में, विलासिता की भावना बढ़ रही थी। तो ये जो राइटर थे, प्रोज राइटर्स, ये उस टेंडेंसी के अगेंस्ट थे, जिसको हमने मटीरियलिस्टिक टेंडेंसी बोला है उस एज की, उसके खिलाफ थे। देयर इज़ ए नोट ऑफ पेसिमिज्म, डिस्पेयर एंड डाउट। तो ये चीज़ें विक्टोरियन एज में देखने को मिलती है, प्रोज में भी देखने को मिलती है। पेसिमिज्म निराशावाद, डिस्पेयर भी निराशा, निष्क्रियता हो गई पेसिमिज्म, और डाउट का मतलब हो गया संदेह, संदेह का वातावरण। ये क्यों बना ये मैंने आपको बता दिया। द इम्पैक्ट ऑफ साइंस इज अपरेंट ऑन प्रोज राइटर्स।
और साइंस की जो तरक्की हुई थी उसका जो प्रभाव है वो प्रोज राइटर्स पर हमें देखने को मिलता है। तो इस बहुत ही शॉर्ट में मैंने कलेक्ट किया है, आप इसको बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हो अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो, नहीं तो ये मेन पॉइंट्स हैं, इनके सारे आप छोटा क्वेश्चन तो इजीली कर दोगे। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर किसी भी एज की हम प्रोज या पोइट्री या जो भी पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसके पोइट्स का तो पता होना ही चाहिए, राइटर्स का पता होना ही चाहिए। तो आप ये मेजर राइटर्स जो हैं ये अच्छे से याद कर लेना और उनके एक तो वर्क्स जो हैं वो ज़रूर याद कर लेना। तो सबसे पहला हमारे सामने प्रोज राइटर है टॉमस कार्लिल। टॉमस कार्लिल बहुत ही बड़ा एक फ़िलोसोफर था, वो बहुत ही फेमस राइटर है। इसकी जो, अब ज़्यादा तो उसके बारे में हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसके जो 3 मेजर वर्क्स हैं वो आप ज़रूर याद कर लेना। सार्टर रिसार्टस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप। दूसरा आता है जॉन रस्किन, इसके मेजर वर्क हैं मॉडर्न पेंटर्स, द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, द स्टोन ऑफ वेनिस। तो इनकी तारीफ़ में आप कुछ भी लिख सकते हो। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द एज, हिज स्टाइल इज़ वेरी ल्यूसिड, वेरी इंप्रेसिव। जो भी तारीफ़ करनी हो वो कर सकते हो अगर बड़ा करना है तो। बाकी इसके वर्क्स आपको ज़रूर याद होने चाहिए। आगे लॉर्ड मैकाले है, इसने इसको वर्क इतना मेंशन नहीं किया। कार्डिनल जॉन हेनरी न्यूमैन, इसका भी नाम याद रख सकते हो आप। मैथ्यू आर्नल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोइट भी था, क्रिटिक भी था और प्रोज राइटर भी था। क्रिटिक एंड प्रोज राइटर ऑफ दिस एज, मेजर वर्क्स द प्रीफेस ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, ये सिर्फ प्रोज के वर्क्स का हमने यहाँ जिक्र किया है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये जो था आदमी यही रिस्पॉन्सिबल था पूरा उथल पुथल लाने के लिए इंग्लिश सोसाइटी में, विक्टोरियन एज में नहीं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इसने जो बुक्स लिखी, ये एक साइंटिस्ट था, इसने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, हर दुनिया के हर आइलैंड में जा कर के इसने जीवों का अध्ययन किया कि किस तरह से जो जीव हैं वो पैदा हुए, विकसित हुए, उनकी क्या क्या खासियत है। और लास्ट में इसने ये थ्योरी दी, एक तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, कि धरती पे वही जिंदा रहता है जो फिटेस्ट होता है, जो योग्य होता है वही जिंदा रहता है। जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है और वो जो योग्य होगा वही जीतता है, जिसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। एवोल्यूशन थ्योरी दी कि जीवों में किस तरह से विकास हुआ है, परिस्थितियाँ बदलती हैं तो जीवों के अंगों में विकास हो जाता है। तो इससे जो एज ओल्ड जो मान्यताएं थी, जो धर्म के आधार पर बनी हुई थी कि धरती का निर्माण कैसे हुआ, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, वो जो रिलीजियस बिलीफ्स थे वो सारे के सारे ढेर हो गए। और बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन रिलीजन का जो ताना बाना था वो काफ़ी बिखर गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर में भी इंपॉर्टेंट है, साइंस में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 बुक्स थी इसकी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ और द डिसेंडेंट ऑफ मैन। ये 1859 में आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। आगे जॉन स्टुअर्ट मिल है, ये पॉलिटिक्स में भी आता है, पॉलिटिकल साइंस में, ऑन लिबर्टी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, टी लगा देना यहाँ। तो प्रोज में इतना बहुत है, मेजर प्रोज राइटर्स हमने कर लिए हैं, विक्टोरियन एज की खास बातें भी कर ली हैं। आगे विक्टोरियन नॉवल है। नॉवल और प्रोज काफ़ी सिमिलर होते हैं। नॉवल एक लंबी सी कहानी होती है, प्रोज गद्य होता है, तो नॉवल प्रोज में लिखी जाती है। नॉवल कंटिन्यू टू डेवलप इन दिस पीरियड, नॉवल का जो शुरुआत थी वो पिछले पीरियड में हो गई थी, नियो क्लासिकल पीरियड जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद नॉवल यहाँ पे काफ़ी डेवलप हुई इस पीरियड में। इन दिस एज लिटरेसी वाज इंक्रीजिंग एंड पीपल वांटेड टू रीड मोर एंड मोर, तो इस समय लोगों में लिटरेसी बढ़ रही थी, पढ़ लिख रहे थे ज़्यादा लोग, और वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते थे, क्योंकि उस समय और कोई साधन नहीं था एंटरटेनमेंट का, टीवी रेडियो ये तो थे नहीं, तो लोगों के पास मनोरंजन का एक ही साधन था, बुक्स और न्यूज़पेपर्स। तो उसमें न्यूज़पेपर्स जो रोज़ छपते थे, कुछ न्यूज़पेपर वीकली छपते थे, कुछ वीक में 2-3 बार छपते थे, तो उनमें सीरियलाइज्ड कहानी आती थी, जैसे आजकल सीरियल आते हैं ना, वैसे ही सीरियलाइज्ड कहानी आती थी। तो लोग वेट किया करते थे कि अगले अंक कब आएगा, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। इस तरह से नॉवल जो है काफ़ी डेवलप हो गई थी। नॉवल बिकेम द डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म इन दिस एज, तो इस एज में नॉवल डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म थी, यानी इस समय नॉवल का खूब विकास हुआ और नॉवल खूब लिखे जाने लगे। द पब्लिकेशन ऑफ नॉवल्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स इनेबल्ड इवन द पुअर टू परचेज देम, अब क्योंकि नॉवेल्स जो थी इंस्टॉलमेंट में आती थी तो गरीब लोग भी इसको खरीद सकते थे। फीचर्स ऑफ द नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा, अब जो इस एरा के जो नॉवलिस्ट थे उनकी फ़ीचर क्या थी। एक्सेप्टेड द मिडिल क्लास वैल्यूज़, तो जो नॉवलिस्ट थे ग्रेट, जो चार्ल्स डिकन सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, टॉमस हार्डी है, विलियम ठाकरे है, ये सारे इंपॉर्टेंट आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इन्होंने क्या किया, मिडिल क्लास के लोगों पर ध्यान दिया, क्योंकि मिडिल क्लास जो था वो बहुत डेवलप हो रहा था उस समय, उनके पास पैसा आ रहा था, पढ़ लिख रहे थे, तो उनकी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया। ट्रीटेड द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल एडजस्टमेंट टू ही सोसाइटी, एक व्यक्ति का जो समायोजन है सोसाइटी के अंदर, उस प्रॉब्लम को भी ट्रीट किया अपनी नॉवेल्स में, कि किस तरह से व्यक्ति को सोसाइटी में समायोजन में दिक्कत आती, क्योंकि उस समय सोसाइटी बड़ी तेज़ी से बदल रही थी, एडजस्टमेंट की दिक्कतें आ रही थी लोगों को।
पल स्टैंडर्ड्स जो थे वो चेंज हो रहे थे। एम्फेसाइज्ड वेल राउंडेड मिडिल क्लास कैरेक्टर्स, और उनके नॉवेल्स में किस तरह के कैरेक्टर हैं हमें देखने को मिलते हैं, मिडिल क्लास कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। कोई जैसे पुराने टाइम में जो कहानियाँ लिखी जाती थी उनके हीरो राजा रानी हुआ करते थे, युवराज हुआ करते थे, या बड़े उच्च पदों पर आसीन लोग हुआ करते थे। लेकिन अब जो नॉवेल्स लिखी जा रही थी उनके हीरो कौन थे, मिडिल क्लास लोग थे, और वो वेल राउंडेड थे। वेल राउंडेड का मतलब चेंज होते रहते हैं जो कैरेक्टर, जिनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। शुरू में कोई दुष्ट कैरेक्टर होता है, बाद में भला बन जाता है, वो राउंडेड कैरेक्टर होता है। तो उन ऐसे कैरेक्टर्स पर जोर दिया गया। पोर्ट्रेट द हीरो एज ए रेशनल मैन ऑफ वर्च्यू, तो हीरो जो था इन नॉवेल्स का वो कैसा होता था, वो बहुत ही तार्किक आदमी होता था, समझदार आदमी हुआ करता था, गुणों से भरपूर हुआ करता था। तो उस नॉवल की खास बात यह है कि हीरो जो था वो बहुत ही आइडियल मैन हुआ करता था। बिलीव्ड दैट ह्यूमन नेचर इज़ फंडामेंटली गुड, और उन नॉवेल्स में खास बात यह है कि ऐसा माना गया है कि आदमी बेसिकली अच्छा आदमी होता है, लेकिन परिस्थितियाँ उसको ख़राब कर देती हैं। एंड लैप्सिस आर एरर ऑफ जजमेंट, और जो भी लैप्सिस होती हैं उस आदमी से जो कि बेसिकली अच्छा आदमी है, वो कभी कभी एरर रहती है जजमेंट में, यानी अनुमान लगाने में कोई गलती हो जाती है, तो उससे वो आदमी गलत हो जाता है। अगली जो खासियत है, शिफ्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद बोलते हैं इसको, और इंडस्ट्रियलिज्म का मतलब ये जो कारखाने वगैरह लगते थे, नए नए उद्यम शुरू हो गए थे, उनसे शिफ्ट करती है ये नॉवेल्स। शिफ्ट टूवर्ड्स इंटेलेक्चुअलिज्म, नॉवल में इंटेलेक्चुअलिज्म भी खूब है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, सोचने को मजबूर करती हैं वो नॉवेल्स में। इमेजिनेटिव रेंडरिंग ऑफ रियलिटी, और रियलिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, इनको हेडिंग बना करके, और छोटा आ जाए तो वैसे ही लिखा जा सकता है। आगे है, द विक्टोरियन नॉवल अपील टू रीडर्स बिकॉज ऑफ इट्स रियलिज्म, ये खासियत थी विक्टोरियन नॉवेल्स की, रियलिज्म था इनमें, वास्तविकता था। इम्पल्स टू डिस्क्राइब द एवरीडे वर्ल्ड, और एवरीडे वर्ल्ड को दिखाया करते थे, कोई इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं लेके जाती थी, ये काल्पनिक लोक में नहीं लेके जाती थी। इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हुआ ब्लेंड्स ऑफ वर्च्यू एंड वाइस, उनके कैरेक्टर्स के अंदर वर्च्यू और वाइस दोनों का मिश्रण हुआ करता था, ब्लेंड हुआ करता था। अटेम्प्ट्स टू डिस्प्ले द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की जो नेचुरल ग्रोथ है उसको डिस्प्ले करने का अटैम्प्ट किया गया है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, लव, ह्यूमर, सस्पेंस, मेलोड्रामा, पैथोस, ये सारी चीज़ें, ये सारी भावनाएं, सारे इमोशंस एक्सप्रेस किए गए हैं। मोरल अर्नेस्टनेस एंड होलनेसनेस, और संपूर्णता है इसमें, गंभीरता भी है और संपूर्णता भी है। तो अब मेजर राइटर्स, इसके बिना बिल्कुल अधूरा है। जब तक हमें मेजर नॉवलिस्ट पता ही नहीं होंगे तो हम विक्टोरियन नॉवल्स को क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। सबसे इम्पोर्टेंट चार्ल्स डिकन्स, हीरो था ये उस समय का, सेलिब्रिटी था, जैसे अमिताभ बच्चन रहे, शाहरुख खान रहे हैं, उसी तरह से उस समय का ये हीरो बन गया था वर्ल्ड वाइड। तो दुनिया इसके इंतज़ार किया करती थी इसके नॉवल कब आएंगे, नॉवल का अगला पार्ट कब आएगा, क्योंकि पार्ट में आया करते थे, और बहुत सारे नॉवेल्स लिखे इसने। तो मोस्ट सक्सेसफुल था, विक्टोरियन नॉवलिस्ट था। वी एडमायर डिकन्स। डिकन की खास बात क्या है, इसके जो जितने भी कैरेक्टर ना चाइल्ड सेंटर्ड हैं, बच्चों के ऊपर आधारित है। बचपन से शुरुआत होती है इसकी नॉवल किसी भी कैरेक्टर की, क्योंकि इसने खुद बचपन में बहुत संघर्ष किया था, खुद भी अनाथ रहा था, तो इसको पता था बचपन में आने वाली दिक्कतें। फर्टिलिटी ऑफ कैरेक्टर क्रिएशन, कैरेक्टर क्रिएशन इसका बहुत ज़बरदस्त था। कैरेक्टर को रचना करना, कैरेक्टर का निर्माण करना, इसकी नॉवेल्स में तरह तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो अभी तक लोगों को याद है। ये फर्टाइल था इस मामले में, बड़ा उपजाऊ था। डेपिक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ, तो बचपन का बड़ा अच्छे से वर्णन किया है। हर नॉवल में आप देखोगे तो हीरो जो है वो एक बच्चा ही होता है जो बाद में बड़ा हो जाता है। कॉमिक क्रिएशन, और लगभग हर नॉवल जो है उसमें कॉमेडी खूब है। मेजर वर्क्स, उसके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं, बहुत ही कम सिलेक्ट किए मैंने, काफ़ी नॉवेल्स लिखी हुई है इसकी। एक क्रिसमस कैरल, मोस्ट पॉपुलर क्रिसमस स्टोरी इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, ये क्रिसमस स्टोरी है। डेविड कॉपरफील्ड, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है लगभग, इसमें खुद की कहानी है इसकी। ओवन फेवरेट नावल, और डिकन की खुद की ये फेवरेट नावल है। ब्लीक हाउस, द फर्स्ट डिकन्स नावल्स विद ए केयरफुली निट प्लॉट, ब्लीक हाउस जो है उसका प्लॉट बहुत अच्छा है, एक ओलिवर ट्विस्ट है जो आपने पिछले साल पढ़ी होगी। अगला राइटर है विलियम मैकपीस ठाकरे, इसकी वैनिटी फेयर जो थी बहुत ही फेमस नावल है, कई फिल्में बनी हुई हैं, और मास्टरपीस है ये इंग्लिश लिटरेचर में। दो औरतों की कहानी है, दो सहेलियों की कहानी है, जिसमें एक सहेली जो होती है वो बड़ी चालबाज टाइप की होती है और अपनी ट्रिक्स से खूब आगे बढ़ जाती है, और एक भोली होती है जो दुनियादारी को समझती कम है तो वो पीछे रह जाती है। थॉमस हार्डी, बहुत ही फेमस नावलिस्ट है ये भी। ही इज़ कंसिडर्ड ए पेसिमिस्ट एंड फेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन हिज नावल, तो इसमें इसका जो नावल है फार फ्रॉम वेडिंग क्राउड हमारे सिलेबस में भी है।
और ये पेसिमिस्ट माना जाता है। पेसिमिस्ट का मतलब थोड़ा निराशावादी माना जाता है। और इसकी नॉवेल्स में हमें देखने को मिलता है कि भाग्य का रोल बहुत ज़्यादा है। आदमी जो है वो भाग्य के हाथों की कठपुतली है, इसके हिसाब से इसकी फ़िलोसफी यही थी। और इसने नॉवेल्स भी ऐसी लिखी हैं, नॉवेल्स की कहानी भी ऐसी है कि जो कैरेक्टर होता है वो बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, भाग्य के थपेड़ों का शिकार होता रहता है। तो इसकी नॉवेल्स हैं मेजर टेस ऑफ द डी अर्बरविलीज, ये टेस की कहानी, एक औरत है उसकी कहानी है। ज्यूड द ऑब्सक्योर, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, चारों आप याद रख लीजिएगा। जॉर्ज इलियट एक औरत थी, उसने अपना नाम जॉर्ज इलियट रखा क्योंकि उस समय औरतें बहुत ही कम थी लेखन कार्य में। तो उसको ये लगता था कि कहीं औरत समझ के मेरे काम को कोई पढ़े ही ना, पहले ही रिजेक्ट कर दे, तो उसने अपना नाम ही आदमियों वाला रख लिया। ओरिजिनल नेम था उसका मैरी एन इवांस। इसके राइटर है, इसके जो मेजर वर्क्स हैं एडम बेडे, मिडिल मार्च और रोमोला, इसमें से एक याद रख लेना बहुत है। जॉर्ज मेरिडिथ एक और नॉवलिस्ट है, द इगोइस्ट एंड द सेविंग ऑफ शैगपॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे विक्टोरियन प्रोज और विक्टोरियन नॉवल। मेजर राइटर्स ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक, टेक केयर।